चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, अप्रोच सेम रखेंगे। ठीक है, सबसे पहले क्या करना है, क्वेश्चन के कीवर्ड्स को आइडेंटिफाई करके अपने पास लिख लेना है। सेकंड चीज क्या करनी है, क्वेश्चन का जो डायरेक्टिव वर्ड है वो पूछ क्या रहा है, ठीक है, उसको फोकस करना है। सब पार्ट्स बनाने हैं, ठीक, उन सब पार्ट्स का वेटेज डिसाइड करना है कि किस सब पार्ट्स का कितना वेट है, कौन सी चीज डायग्राम में जाएगी, कौन सी चीज एक्सप्लेन करके जाएगी। ठीक है, और फिर क्वेश्चन को एड्रेस कर देना है। ठीक, उसके बाद सोचेंगे कि इंट्रोडक्शन में क्या होगा, कंक्लूजन में क्या होगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। इंडियन गवर्नमेंट हैज बीन रेजिंग द ऑब्जेक्शंस टू द बेसिस ऑफ एचटीआई रिपोर्ट। ओके, भारत सरकार ने एचटीआई रिपोर्ट के आधारों को लेकर आपत्ति जाहिर करी है। ठीक है, मेंशन द शॉर्टकमिंग फ्रॉम इंडियाज पॉइंट ऑफ व्यू इन द पैरामीटर्स ऑफ यूएनडीपी's एचडीआई रिपोर्ट एंड सजेस्ट मेजर्स। ठीक है, चलिए कीवर्ड्स उठाते हैं क्वेश्चन के क्या क्या हैं। ऑब्जेक्शंस टू द बेसिस ऑफ एचडीआई, सेकंड मेजर शॉर्टकमिंग्स इन पैरामीटर्स ऑफ एचडीआई, ठीक, सजेस्टिंग मेजर्स टू मेक इट कंसिस्टेंट। ठीक है, चलिए सबसे पहले क्या जाएगा हमारा, इंट्रोडक्शन, ठीक, फिर इंडिया के ऑब्जेक्शंस क्या क्या है, शॉर्टकमिंग्स क्या क्या है, मेजर्स क्या है, और एक कंक्लूजन ऑन ह्यूमन डेवलपमेंट। ठीक है, शुरू करते हैं। देखिए क्वेश्चन को आंसर करने के तरीके और क्या हो सकते हैं, पॉइंट जनरेट करने के तरीके और क्या हो सकते हैं। ठीक है, पिछले क्वेश्चन में हमने समझा क्वेश्चन की डिमांड को कैसे एड्रेस करना है। अभी समझते हैं कि क्वेश्चन के अंदर पॉइंट्स को जनरेट कैसे करते हैं, कि अगर आपको याद नहीं है तो आप कैसे जनरेट करोगे। ठीक है, तो इसमें जो मेजर रोल प्ले होता है वो होता है डायमेंशंस एंड माइक्रो डायमेंशंस का। ठीक है, इससे मेरा क्या आशय है, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट के बारे में बात कर रहा है। अगर ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट के 3 पैरामीटर्स आपको याद हैं, कौन कौन से हैं भाई, पहला है लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ, ठीक, अगला कौन सा है, ग्रोस नेशनल इनकम, पर कैपिटा नेशनल इनकम, तीसरा कौन सा है, एजुकेशन। एजुकेशन के अंदर 2 हैं, मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग, मीन ईयर्स ऑफ स्कूलिंग, और कौन सा है, एवरेज ईयर्स ऑफ स्कूलिंग। ठीक है, इन पे यूएनडीपी मेजर करता है, जज करता है ह्यूमन डेवलपमेंट कितना हुआ है कितना नहीं हुआ है। ठीक है, भारत सरकार इस पे ऑब्जेक्शंस रेज करती है कि ये पैरामीटर्स दीज आर वेरी नैरो, बहुत कम आप कवरेज करते हो डायमेंशंस की, जिसके बेसिस पे आप जज करते हो डेवलपिंग कंट्रीज को या हमारे जैसी कंट्रीज को। ठीक है, इसी पे खोल दो पूरे क्वेश्चन को। क्या ऑब्जेक्शन होंगे भारत सरकार के, बताओ। लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या क्या मतलब है, हेल्थ। ग्रोस नेशनल इनकम को लिविंग स्टैंडर्ड के अंदर इंक्लूड कर लो अगर, ठीक, एजुकेशन तो एजुकेशन है ही, हेल्थ के अंदर ऑब्जेक्शन उठाने हैं आपको। ठीक है, क्या लाइफ एक्सपेक्टेंसी के बेसिस पे आप जज कर सकते हो कि ह्यूमन डेवलपमेंट हुआ है या नहीं हुआ है। आप प्रोडक्टिविटी को क्यों मेजर नहीं करते कि वर्कर्स की या सिटीजन्स की प्रोडक्टिविटी बढ़ी है या घटी है। हेल्थ केयर के अंदर तो और भी बहुत सारी चीजें हैं, अफोर्डेबिलिटी सबसे मेजर इशू है। भारत सरकार ने पीएम जय के अंदर दुनिया की सबसे बड़ी स्कीम है पीएम जय, जन आरोग्य योजना, हेल्थ इंश्योरेंस के लिए, जिसमें करोड़ों लोगों को फ्री में इंश्योरेंस देती है भारत सरकार, 5 लाख पर ईयर पर फैमिली। ठीक है, इससे क्या हेल्थ केयर सर्विसेज अफोर्डेबल नहीं हुई है, क्या हेल्थ का एक्सेसिबिलिटी टेलीमेडिसिन के थ्रू नहीं पहुंची है रिमोट एरियाज तक, ई संजीवनी प्लेटफॉर्म। तो ये पैरामीटर्स को भी तो यूएनडीपी में इंक्लूड करो। केवल लाइफ एक्सपेक्टेंसी के बेसिस पे आप क्यों जज कर रहे हो ह्यूमन डेवलपमेंट हुआ है या नहीं हुआ है। आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर भी तो कम हुए हैं भारत के भाई। पहले आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर 64% थे 2014 में, 2023 में घटकर 48% रह गए, आगे जाएंगे तो और घटेंगे। तो इनको भी तो मेजर कीजिए ना ह्यूमन डेवलपमेंट के अंदर। ठीक, नाउ कमिंग टू एजुकेशन, आप केवल स्कूलिंग के बेसिस पे जज कर रहे हो कि ह्यूमन डेवलपमेंट हुआ या नहीं हुआ है। व्हाट अबाउट स्किल्स, व्हाट अबाउट वोकेशनल ट्रेनिंग। जरूरी थोड़ी है कि हर बच्चा स्कूल गया ही हो, स्किल हो सकती है हर व्यक्ति के पास अलग अलग, बिजनेस की स्किल हो सकती है, कम्युनिकेशन स्किल हो सकती है, कुछ भी स्किल हो सकती है। ह्यूमन डेवलपमेंट को नैरो क्यों लेके चल रहा है यूएनडीपी की, केवल हम स्कूलिंग को देखेंगे कि कौन कितने स्कूल तक पढ़ा है। ठीक, इसके अलावा लर्निंग आउटकम्स,
स्कूलिंग तो आपने कर रखी है, लर्निंग आउटकम्स आपके पास है नहीं, आपको पता है नहीं, ज्ञान है नहीं, नॉलेज है नहीं, ठीक। लर्निंग आउटकम्स को भी तो मेजर कीजिए। भारत की जो एसर रिपोर्ट आती है जो मेजर करके बताती है कि लर्निंग आउटकम्स क्या हैं। स्कूलिंग तो चली रही है पूरी दुनिया में, पूरे भारत में, लेकिन लर्निंग आउटकम्स को मेजर करना है, ठीक। लिविंग स्टैंडर्ड पे आ देते हैं, ग्रोस नेशनल इनकम, पैसे से ही सब कुछ होता है। हैप्पीनेस इंडेक्स कुछ नहीं है। भूटान की पर कैपिटा इनकम भारत से कम होगी, लेकिन हैप्पीनेस इंडेक्स में तो बहुत ऊपर है भूटान, इवन काफी सारी कंट्रीज से ऊपर है। तो वाई नैरो डायमेंशंस आर कवर्ड इन यूएनडीपीज ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, जिसके बेसिस पे वो सारी डेवलपिंग कंट्रीज को जज करता है। दे मस्ट बी ब्रॉड। तो आप इस तरीके से पॉइंट्स को जनरेट कर सकते हो। ये जस्ट कुछ एग्जांपल हैं, ठीक है। अब आते हैं इसके सजेशंस के ऊपर कि आपको सजेशंस क्या क्या देने हैं। अगर आपको नीति आयोग की मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स के तीनों पैरामीटर्स याद हैं, हेल्थ, एजुकेशन, लिविंग स्टैंडर्ड, और लिविंग स्टैंडर्ड के अंदर जो 3 डायमेंशन है, 10 डायमेंशन है सॉरी, आप यदि याद हैं तो आप उनको इंक्लूड करवा दो सजेशंस के अंदर। क्या सजेशन दोगे? इंक्लूड स्किल डेवलपमेंट, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, सॉरी ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन नहीं, इसको आगे लिंक करेंगे। स्किल डेवलपमेंट, वोकेशनल एजुकेशन प्रोग्राम्स इन metric to make to correctly measure क्या? ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, ठीक। सेकंड, इंक्लूड रियल जीडीपी growth rates, income inequalities, to measure real economic conditions। ऐसी आप हेल्थ का भी दे सकते हो, और 2-3 पॉइंट आपकी साइड से, ठीक है। फिर क्या करोगे? कंक्लूड कर दो। कंक्लूड किस पे करोगे? अब क्वेश्चन ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट पे तो है नहीं, क्वेश्चन है पूरा का पूरा इंडेक्स के ऊपर, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के ऊपर। क्या करोगे आप? बाय एडवोकेटिंग, मतलब भारत इन रिफॉर्म्स की, भारत के पक्ष में आप लिखो कि भारत क्यों कर रहा है, ठीक है। कंक्लूजन के अंदर ट्राई कीजिए कि आप समरी ना लिखें। इंट्रो और कंक्लूजन के अंदर कुछ इंपैक्टफुल चीजें, चाहे वो कोट हो सकती है, चाहे वो कीवर्ड हो सकता है, चाहे वो भारत सरकार का मेजर विजन हो सकता है, आप उसको लिखिए, ठीक है। बाय एडवोकेटिंग फॉर दीज रिफॉर्म्स इंडिया एम्स, भारत क्यों कर रहा है? इंडिया एम्स टू मेक ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट प्रोसेस मोर इंक्लूसिव, सस्टेनेबल एंड फेयर, ठीक। एक तो ये हो गया। दूसरा क्या लिख सकते हो? इनकॉर्पोरेटिंग द अबव मेजर सजेस्टेड इन ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, UNDP can truly assess countries for human development, ठीक है, to attain SDG 8, या फिर कुछ भी SDG से आप लिंक कर सकते हो इसको, ठीक है। तो कवरेज ऑफ डायमेंशन समझ में आया, ठीक है। कैसे जनरेट करनी है डायमेंशंस, चलिए देखते हैं। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स इज ए मेजर डेवलप्ड बाय UNDP टू असेस एंड कंपेयर ओवरऑल ह्यूमन डेवलपमेंट अक्रॉस द वर्ल्ड वाइड, ठीक है। समग्र माप है, क्या करने के लिए? मानव विकास का आकलन करना और उनकी तुलना करना डिफरेंट कंट्रीज के बीच में, ठीक है। चलिए देखिए इंडिया के ऑब्जेक्शन क्या क्या है टू द बेसिस ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। क्या है? इनकम लेड मैट्रिक्स के ऊपर ही सारा का सारा बेसिस है। ये केवल और केवल GNI, ग्रोस नेशनल इनकम को ही देखते हैं, पॉवर्टी एलिवेशन को देखते नहीं है। क्या? इंडिया ने UNDP की ही रिपोर्ट है, ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स की, इंडिया ने 2015 से लेकर 2023 के बीच में 135 मिलियन लोगों को मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स से बाहर निकलना है। अब भारत में केवल 11.5% लोग MPI पुअर हैं, ठीक।
पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम्स को क्यों निगलेक्ट करता है यूएनडीपी, ये भारत सरकार का ऑब्जेक्शन है। ठीक है, तो ये तो हो गई मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स की बात। नेक्स्ट क्या है, सस्टेनेबिलिटी को अभी भी इन पे वेस्टर्न कंट्रीज का ही इन्फ्लुएंस है। आप सस्टेनेबिलिटी को मेजर करते नहीं हो। एक तरफ तो सारी की सारी डेवलप कंट्री बोलती हैं कि पोल्यूशन हटाओ पोल्यूशन हटाओ, इंडिया को, चाइना को, सभी डेवलपिंग कंट्रीज को गाली देते हैं कि ये पोल्यूशन करते हैं, पोल्यूटिंग कंट्रीज हैं। ठीक है, खुद अपनी मैट्रिक्स के अंदर यूएनडीपी क्लाइमेट एक्शन जैसे रिन्यूएबल एनर्जी जैसे प्रोग्राम्स को इंक्लूड नहीं कर सकता है। क्या ये ह्यूमन डेवलपमेंट का पार्ट नहीं है? है। आज के टाइम में जहां रिन्यूएबल एनर्जी के मामले में भारत ग्लोबल लीडर बनने जा रहा है, ठीक है, या प्रत्येक कंट्री बोलते हैं कि रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ हमें ट्रांजिशन करना चाहिए, ठीक है, उन्हीं को आपने जो की पैरामीटर्स हैं असेस करने के डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज को, उनसे एक्सक्लूड करके रख रखा है। तो कैसे आप कह सकते हो कि ट्रूली मेजर कर रहे हो आप ह्यूमन डेवलपमेंट को? ठीक है, क्लाइमेट एक्शन इसलिए भी जरूरी है क्योंकि इसका सीधा सीधा हेल्थ से रिलेशन है। भाई हेल्थ पे प्रोडक्टिविटी, हीट वेव बढ़ेंगी तो प्रोडक्टिविटी कहाँ से आएगी लोगों की, बताओ? एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स होंगे तो प्रोडक्टिविटी कहाँ से आएगी? ठीक, एजुकेशनल पैरामीटर्स की नैरो डेफिनेशन है जो हमने बताया कि लर्निंग आउटकम्स को ये लोग निगलेक्ट करते हैं। हेल्थ असेसमेंट, डिजीज कंट्रोल, एक्सेस, अफोर्डेबिलिटी, इन सबको निगलेक्ट करते हो। केवल लाइफ एक्सपेक्टेंसी के बेसिस पे आप जज करते हो कि हेल्थ अच्छी है नहीं है, ह्यूमन डेवलपमेंट बन रहा है नहीं हो रहा है। ठीक है, तो ये पहला सब पार्ट है क्वेश्चन के अंदर। क्यों हमने इसको डायग्राम की फॉर्म में क्यों डाला? क्योंकि क्वेश्चन का कंटेक्स्ट था। ठीक है, इसलिए इसको डायग्राम की फॉर्म में डाला। कंटेक्स्ट को एड्रेस करना जरूरी होता है और 8 मार्कर क्वेश्चन है, आप इसको पूरा एक्सप्लेन करके नहीं लिख सकते, इसलिए इसका डायग्राम बनाया है। ठीक है, टेबल बना दो। ठीक है, एक तरीका तो होता है कि आप सिंपल एक्सप्लेन करके लिख रहे हो पॉइंट में, एक होता है टेबल बना दो। शॉर्टकमिंग्स इन द पैरामीटर्स, एक तरफ पैरामीटर्स बताओ, एक तरफ इश्यूज बताओ कि इंडिया ने क्या क्या पैरामीटर्स में इश्यूज बताए हैं, शॉर्टकमिंग्स बताई हैं। क्या बताई है भाई? सबसे पहली ग्रोस नेशनल इनकम। मैंने कहा ना, अगर आपको ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के 3 पैरामीटर्स याद हैं तो आप उनके बेसिस पे शॉर्टकमिंग्स जनरेट कर सकते हो। आपको मेमोराइज होना बहुत जरूरी नहीं है। 5-6 इंडेक्स है। और क्यों ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स? क्योंकि HDI, MPI, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ये सभी जो रिपोर्ट्स हैं प्रीलिम्स में पूछ चुका है वो, चाहे यूपीपीसीएस हो चाहे यूपीएससी हो। 2018 में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का क्वेश्चन आया था। ठीक है, इन रिपोर्ट्स के जो पैरामीटर्स हैं उनको यदि आप लोग याद कर लो, ठीक है, तो आप बहुत सारी पॉइंट्स तो ऐसे जनरेट कर सकते हो। ठीक है, नाउ GNI पर कैपिटा, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन, सोशल सिक्योरिटी। चलिए, PMJ जिसको हमने डिस्कशन किया, सोशल सिक्योरिटी, निग्लेक्टिंग यूएनडीपी, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, पब्लिक हेल्थ इनिशिएटिव, डिजीज कंट्रोल, पेंडेमिक रिस्पॉन्स। सारी वेस्टर्न कंट्रीज की हालत खराब हुई पेंडेमिक को रिस्पॉन्स करने में, लेकिन इंडिया ने तो फिर भी बेटर किया यूएसए के मुकाबले। अगर आप देखोगे, एक्सेप्ट सेकेंड वेव में तो सभी की हालत बिगड़ी थी, लेकिन इनिशियली इंडिया ने जैसे कोप अप किया कि हमारे पास PPE किट्स बिल्कुल ही नहीं थे, इंपोर्ट करते थे, और विद इन अ फ्यू मंथ्स वी बिकेम द नेट एक्सपोर्टर ऑफ PPE किट्स। इसको तो आपने नेग्लेक्ट कर दिया। ये ह्यूमन डेवलपमेंट का पार्ट तो है ही नहीं। इससे ना एम्प्लॉयमेंट मिला, ना स्किल मिली, ना वोकेशनल ट्रेनिंग मिली लोगों को। क्यों? यही भारत सरकार की ऑब्जेक्शन है कि यूएनडीपी ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट को इतना नैरो लेके क्यों चलता है। ठीक है, तो आप इस तरीके से क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, डिजिटल लिटरेसी, इट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि आप डिजिटल लिटरेसी को इंक्लूड करें। स्वयं प्रभा, मूक कोर्सेज, भारत सरकार ने इतने बड़े बड़े कोर्सेज को फ्री किया हुआ है। ठीक है, EPGP पाठशाला प्लेटफॉर्म, नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी, सब कुछ एक्सक्लूडेड फ्रॉम ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट एज इफ इट इज नॉट द पार्ट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। ठीक है, ये हमारा ऑब्जेक्शन है इस रिपोर्ट पे। मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी लिंकेज, न्यूट्रिशन, सैनिटेशन, इलेक्ट्रिसिटी, बैंक अकाउंट, ठीक है, फाइनेंशियल इंक्लूजन, सब कुछ यूएनडीपी निगलेक्ट करता है और बोलते हैं कि इंडिया की यूएनडीपी ये ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट रैंकिंग अच्छी नहीं है। ठीक है, अगेन हिंदी में सकल आय BBB के बेसिस पे जज करते हैं, आय वितरण, सामाजिक सुरक्षा। ठीक है, एग्जाम्पल आप लिख सकते हो PMJ। जीवन प्रत्याशा, स्वास्थ्य पहल, रोग नियंत्रण, महामारी प्रतिक्रिया। ठीक है, पोषण, बिजली, अन्य सेवाओं तक पहुंच। ठीक है, इकोनॉमिक सर्वे 2021 आया था, उसने बोला था बेसिक नेसेसिटी इंडेक्स, इसके अंदर 26 पैरामीटर्स दिए गए थे किसी चीज को जज करने के लिए, गरीबी को जज करने के लिए। अगर आप इकोनॉमिक सर्वे पढ़ते हो, योजना मैगजीन पढ़ते हो, तो ही आप पॉइंट जनरेट कर पाओगे। ठीक है, बेसिक नेसेसिटी इंडेक्स को भी यहाँ पे लिंक कर सकते हो आप मेजर्स के अंदर, यूनिक पॉइंट बताने के लिए, कंटेंट डिफरेंशिएशन के लिए, ताकि आपको एक्स्ट्रा मार्क्स मिले। ठीक है, क्या करेंगे मेजर?
ब्रॉड इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव लाइक इनकम, रियल इनकम ग्रोथ, फाइनेंशियल इंक्लूजन जनधन योजना के तहत, यूपीआई रिवोल्यूशन, इन सबको इंक्लूड कीजिए ह्यूमन डेवलपमेंट के अंदर। ठीक। दूसरा, इंप्रूव हेल्थ एंड वेलबींग इंडिकेटर्स, जैसे न्यूट्रिशन लेवल को आप देखो, वैक्सीनेशन रेट को आप देखो, डिजीज बर्डन कितना कम हुआ है। ठीक है, इन सबको आप चेक करो, उसके बेसिस पे जज करो ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट को। भारत अकेली ऐसी कंट्री है जो एसडीजी गोल 1.2 को अचीव करने वाली है। ठीक है, लेकिन यूएनडीपी इज नेग्लेक्टिंग ऑल दीज एफर्ट्स। ठीक है, सोशल वेलफेयर फैक्टर्स को आप इंक्लूड कीजिए टू मेजर लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ पीपल, हाउस, ठीक, फूड सिक्योरिटी, हैप्पीनेस इंडेक्स, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी असेसमेंट, आप ये सब चीजें कीजिए। ठीक है, 4 ही पॉइंट बहुत रहेंगे। ठीक है, 8 मार्क का क्वेश्चन है। निष्कर्ष क्या है? बैलेंस एसडीआई फ्रेमवर्क, या फिर आप लिख सकते हो कॉम्प्रिहेंसिव एसडीआई फ्रेमवर्क इंक्लूड कीजिए। हैप्पीनेस इंडेक्स को लेके आओ, या फिर बीएनआई को ले आओ, इंडिया की अपनी इंडेक्स को आप प्रपोज करो कि इस रिपोर्ट को यूज कर ले भाई। ठीक है, अगेन फर्दर रीडिंग्स आपको दी गई हैं, ये वेस्टेज नहीं है, इसको यूज करना है। देखो आप यूएनडीपी की ओरिजिनल रिपोर्ट को रीड करके, ठीक है, देखो यूएनडीपी, ठीक है, न्यूज़पेपर्स को हम पढ़ के फिर कंटेंट बनाते हैं। ठीक है, इन लिंक्स को खोलना है, रिपोर्ट्स को खोलना है, रीड करना है, इसमें से अच्छे अच्छे जो कीवर्ड्स हैं, जो आर्ग्यूमेंट्स हैं, उन सबको आप उठा के अपने पास रखिए, लिस्ट बना लीजिए। सब्जेक्ट वाइज, टॉपिक वाइज आपके पास कीवर्ड्स की लिस्ट होनी चाहिए, सो दैट यू कैन रेप्लिकेट इट। ठीक है, 10,000 पेज का मटेरियल ना तो कभी रिवाइज होगा, ना ही कभी रेप्लिकेट हो पाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 5वां। Free trade agreements signed by India with most of the countries have resulted in trade deficit. Okay. Evaluate, again evaluate, मूल्यांकन कीजिए। किसका मूल्यांकन करना है? मुक्त व्यापार समझौते की प्रासंगिकता को बताना है। ठीक है, वर्तमान विश्व व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए। अगेन शुरू करते हैं, कीवर्ड्स देखते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन के अंदर क्या है, क्योंकि हम अपनी अप्रोच तो बदलेंगे नहीं, क्वेश्चन बड़ा हो छोटा हो, इररिस्पेक्टिव वी विल नॉट डिविएट फ्रॉम आवर अप्रोच। ठीक है, सबसे टाइम एंड टेस्टेड अप्रोच है क्वेश्चंस के सब पार्ट बनाने की। एफटीए साइंड बाय इंडिया, पहला कीवर्ड। रिजल्टिंग इन ट्रेड डेफिसिट, दूसरा कीवर्ड। इवेल्युएट द एफर्ट्स, इवेल्युएट द रिलेवेंस ऑफ एफटीएस, और करंट ट्रेडिंग ऑर्डर। ठीक है, इंट्रोडक्शन, एफटीए को डिफाइन करोगे आप सबसे पहले। दूसरा, इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रेड एग्रीमेंट, या फिर एफटीए को जब आप डिफाइन करो तो इसी के अंदर एम भी बता दो कि एफटीए का एम क्या होता है। टैरिफ बैरियर को कम करना, मार्केट एक्सेस को प्रोवाइड करना। ठीक है, लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है, बताते हैं क्या है एम। आपको रिलेवेंस बतानी है एफटीए की, कि एफटीए की रिलेवेंस क्या है। ठीक है, क्या एम और रिलेवेंस के पॉइंट आपस में क्लैश नहीं करेंगे? एम क्या है? मार्केट एक्सेस प्रोवाइड करना। रिलेवेंस क्या है? कि मार्केट एक्सेस प्रोवाइड करती है, इन्वेस्टमेंट को प्रमोट करवाती है, इंडिया के अंदर इन्वेस्टमेंट इनफ्लो करवाती है। देयरफॉर जो पॉइंट आप मेन बॉडी में लिख सकते हो उसको इंट्रो में नहीं लिखो, इंट्रो के अंदर और कंक्लूजन के अंदर अलग डायमेंशंस आप उनको दिखाओ। ठीक है, एफटीए साइंड बाय इंडिया दैट रिजल्टेड इन ट्रेड डेफिसिट, ये आप बताओगे। रिलेवेंस बताओगे। करंट ट्रेडिंग वर्ल्ड ऑर्डर, इसको भी सेपरेटली आप बताओगे। ठीक है, कंक्लूड करोगे आप एक्सपोर्ट टारगेट ऑफ एक्सपोर्ट पॉलिसी। चलिए इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं। ठीक है, काफी अच्छा क्वेश्चन है, मैं इसका स्ट्रक्चर बना के बताता हूँ आपको। देखिए, इंट्रोडक्शन आपने बताया, एफटीएस क्या है? These are the trade agreements signed between 2 or more countries. ठीक है, for promotion of bilateral and multilateral trade. ठीक है, इस तरीके से आप डिफाइन कर दोगे। अगेन क्वेश्चन के जो 2 सब पार्ट हैं, पहला जो पार्ट है ये वाला, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइंड बाय इंडिया रिजल्टिंग इन ट्रेड डेफिसिट। ठीक है, कौन कौन से इंडिया ने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट बनाए थे जिनसे हमको ट्रेड डेफिसिट हुआ। ठीक है, ये देखो सर ने डायग्राम बना रखा है कितना अच्छा। ठीक है, जस्ट इसको बॉक्स कर दो। प्रेजेंटेशन सुधारने के लिए आप इसको बॉक्स कर दीजिए ऐसे, क्योंकि डिजाइनिंग में यहाँ पे संभव नहीं कर पाना। ठीक है, सीईसीए सिंगापुर के साथ, थाईलैंड के साथ, साफ्टा, इंडिया का सबके साथ ट्रेड डेफिसिट तो है, यूएसए को छोड़ के बाकी सबके साथ ट्रेड डेफिसिट है। हम अपनी अप्रोच लगाएंगे, छोटा डायग्राम बनाओ। ठीक है, इसके अल्टरनेटिव में मैं आज बताता हूँ इस क्वेश्चन के अंदर। देखो क्या है, एफटीए है, इंडिया ने किस किस के साथ साइन किया है, और यहाँ पे ट्रेड डेफिसिट किस किस के साथ है।
चाइना के साथ है हमारा ट्रेड डेफिसिट, हमारा यूएई के साथ है ट्रेड डेफिसिट, ठीक, जापान के साथ हमारा ट्रेड डेफिसिट है। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कौन सा साइन किया है इंडिया ने? सीईसीए विद यूएई, साफ्टा है साउथ एशिया फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, यूएसए के साथ हमारा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, इसको बॉक्स कर देंगे, ठीक है। फिर क्या है क्वेश्चन के अंदर सब पार्ट, रिलेवेंस ऑफ इन करंट चेंजिंग वर्ल्ड ट्रेड ऑर्डर, ठीक है। रिलेवेंस बताना है, लेकिन किस चीज में रिलेवेंस बताना है? रिलेवेंस आपको बताना है चेंजिंग ट्रेडिंग वर्ल्ड ऑर्डर के अंदर, ठीक है। ग्लोबल मार्केट में क्या क्या फ्लक्चुएशंस हो रहे हैं उसके बेसिस पे आपको बताना है। तो बेटर रहेगा कि आप पहले ग्लोबल मार्केट में क्या क्या फ्लक्चुएशंस हो रहे हैं वो बता दो, कैसे मार्केट डायनामिक फ्लोट कर रही है वर्ल्ड की, चेंजिंग वर्ल्ड ट्रेड ऑर्डर्स, ठीक है। इसको कैसे बताओगे? डायग्राम की फॉर्म में बताओगे। क्या बताओगे भाई? रशिया यूक्रेन वॉर या फिर इजराइल वॉर, इसकी वजह से क्या हुआ? डिसरप्शंस आए मार्केट के अंदर बहुत ज्यादा, ऑयल क्राइसिस, ठीक है, या फिर ओपेक का जो पैक्ट होता है, सप्लाई चेन डिसरप्शंस आए, यही तो है। और क्या है? चाइना की एग्रेसिव पॉलिसीज, ट्रेड वॉर्स, करेंसी मैनिपुलेशंस, यही सब तो है चेंजिंग वर्ल्ड ऑर्डर, जिसकी वजह से पूरा ग्लोबल मार्केट जो है वो ऊपर नीचे होता जाता है। फिर क्या बताओगे? रिलेवेंस क्या है एफटीए की इंडिया के लिए? रिलेवेंस ऑफ एफटीएस क्या होगा? सबसे पहली चीज, एनहांस्ड मार्केट एक्सेस। ट्रेड एग्रीमेंट करते ही इसलिए ताकि आपको नई नई मार्केट मिले। एनहांस्ड मार्केट एक्सेस, और ये रिलेवेंसी आपको बतानी है। तो एनहांस मार्केट एक्सेस क्यों? आपको थोड़ा सा इंपॉर्टेंस बतानी पड़ेगी। टू डाइवर्सिफाई एक्सपोर्ट डेस्टिनेशंस, या फिर हमारे ट्रेडिंग पार्टनर्स। दूसरा क्या रहेगा? बेटर नेगोशिएशंस फॉर इंडिया फर्स्ट पॉलिसी, आईआर का कीवर्ड डाल लूंगा। बेटर नेगोशिएशन करने में मदद मिलेगी फॉर इंडिया फर्स्ट पॉलिसीज। एग्जांपल क्या डाल देंगे? रिडक्शन इन इंपोर्ट ड्यूटीज विद फ्रांस, इंपोर्ट ड्यूटीज ऑन इंडियन गुड्स विद फ्रांस के साथ जो हमारे ट्रेड एग्रीमेंट है, ठीक है। इस तरीके से पॉइंट लिख सकते हैं। लेकिन चैलेंजेस भी है कुछ ना कुछ। इश्यूज क्या है? अगेन वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट आई थी जिसमें उन्होंने बताया था कि अवेयरनेस गैप है एक्सपोर्टर्स के अंदर। एक्सपोर्टर्स को नहीं पता है कि एफटीए को यूज कैसे करते हैं, क्या प्रोसेस है, यूटिलाइजेशन कैसे करते हैं। लो यूटिलाइजेशन रेट्स ऑफ एफटीएस, भाई इंडिया 5 से 25% ही अपने एफटीए का यूज करता है, ठीक है। अगेंस्ट डेवलप कंट्री कितना करती है? 70% तक कर जाती हैं, 80% तक भी इवन कर लेते हैं वो अपने एफटीए को यूटिलाइज, जितने उसके अंदर प्रोविजन है उनका यूटिलाइजेशन, एक्सप्लॉइटेशन। कंक्लूड कैसे करोगे भाई? अगेन 8 मार्क का क्वेश्चन है, स्पेस रिसोर्स सब चीज का कंस्ट्रेंट है, कम रिसोर्स में मैनेज करना ही पड़ेगा। कैसे मैनेज करोगे? इसके अंदर भी फॉरवर्ड लिखोगे। क्या लिखोगे? अवेयरनेस जनरेशन, जो समस्या है उसी का हल बता दो। अवेयरनेस जनरेशन अमंग एक्सपोर्टर्स, ठीक है। रिड्यूसिंग रेड टेप या फिर हर्डल्स, रेगुलेटरी हर्डल्स। कैसे? थ्रू सिंगल विंडो क्लियरेंस, थ्रू सिंगल विंडो क्लियरेंसेस कैन ट्रूली हार्नेस पोटेंशियल ऑफ एफटीएस। करेक्ट, यहाँ पे आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। चलिए पढ़ते हैं आगे क्या बताया इन्होंने। देखो ट्रेड डेफिसिट किस किस के साथ हुआ है? आसियान के साथ हमारा ट्रेड डेफिसिट हुआ है, साउथ कोरिया के साथ CEPA हुआ है। क्यों हुआ है वो भी बताया है। एक जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है वो है आर्ग्यूमेंट की डेप्थ। आप लोग पॉइंट लिख देते हो लेकिन आर्ग्यूमेंट की डेप्थ नहीं बताते हो, एक्सप्लेन नहीं करते हो, उसको जस्टिफाई नहीं करते हो, ठीक है। तो आपको क्यों भी बताना है, ठीक है, रीजनिंग बतानी है अपने आर्ग्यूमेंट की। थाईलैंड के साथ हमारा हुआ है अर्ली हार्वेस्ट स्कीम, अगेन, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक सामान, खाद्य, मोबाइल, ठीक है, इन सब की वजह से ट्रेड इम्बैलेंस होता है, ठीक है।
अगेन मार्केट एक्सेस प्रोवाइड करेगा, इंडिया की जो ग्लोबल ट्रेड नेगोशिएशंस में हेल्प मदद करेगा भारत को अच्छे तरीके से वो करने में। हाँ, एक जो की पॉइंट मिस हुआ वो हुआ पार्ट ऑफ ग्लोबल वैल्यू चेन्स, इंडिया टू बिकम पार्ट ऑफ ग्लोबल वैल्यू चेन्स, ये पार्ट भी आपको आना चाहिए कि इंडिया को ट्रेड एग्रीमेंट ज्यादा से ज्यादा होंगे तभी हम ग्लोबल वैल्यू चेन का, ग्लोबल सप्लाई चेन का पार्ट बन पाएंगे और हम एक्सपोर्ट कर पाएंगे अपने प्रोडक्ट्स को ज्यादा से ज्यादा। ठीक है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट, ठीक है, रीजनल ट्रेड एग्रीमेंट के बारे में बताया आपने, ठीक है। अगेन फॉरेन ट्रेड पॉलिसी, देखो ये भी बहुत अच्छी की टर्म है, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 2023। भारत सरकार के जो की विजन है, मेजर पॉलिसी इनिशिएटिव है, उन सब पे भी आप कंक्लूड कर सकते हो। ठीक है, मैंने इसमें वे फॉरवर्ड इसलिए बताया था क्योंकि रिलेवेंस की आपको वो बतानी थी, इवेल्युएट करना था, आपको मूल्यांकन करना था बेसिकली। हाँ, तो अगर आपने इश्यूज रेज किए हैं तो इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप उनके सोल्यूशन भी दें। ठीक है, चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? छठा, 6th। उत्तर प्रदेश is the food bowl of India, but it ranks very low in terms of productivity. चलिए, food bowl of India, यूपी, very low in terms of productivity. Identify the reasons and reforms. पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। चलिए, यूपी के प्रोडक्टिविटी डेटा फॉर फूड ग्रेन प्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन आप लिखोगे सबसे पहले। Why UP is called food bowl of India? Why UP is regarded as food bowl of India? ठीक है, रैंक्स लो इन प्रोडक्टिविटी, वाई, हाउ, कैसे कैसे लो करता है यूपी प्रोडक्टिविटी में, यहाँ पे आपको डेटा बताना पड़ेगा, रीजंस बताने पड़ेंगे, रिफॉर्म्स बताने पड़ेंगे, कंक्लूजन बताना पड़ेगा। पहली जो चीज मैं बताना चाहता हूँ, एग्रीकल्चर के क्वेश्चंस के अंदर आप ट्राई कीजिए अशोक दलवाई कमेटी, ठीक है, डबलिंग फार्मर इनकम गोल, इस तरह के कंक्लूजन्स आप लोग दे सकते हैं। कंक्लूजन में ये की टर्मिनोलॉजी आप डाल सकते हो। ठीक है, शुरू करते हैं। यूपी इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ फूड ग्रेन्स, अकाउंटिंग फॉर दिस परसेंटेज ऑफ टोटल फूड ग्रेन प्रोडक्शन इन इंडिया, बट देखो अब ये नैरो इंट्रोडक्शन हो गया यहाँ पे। क्यों हो गया? क्योंकि ये क्वेश्चन के एक पार्ट को एड्रेस कर रहा है, पूरे क्वेश्चन को होलसम एड्रेस नहीं कर रहा है कि रीजन क्या है प्रोडक्टिविटी के, कैसे आगे बढ़ाएगा, टर्म्स ऑफ प्रोडक्टिविटी में वेरी लो कैसे है। यहाँ पे मैं जस्ट एक लाइन और ऐड कर दूंगा, मान लीजिए बट इट रैंक्स वेरी लो, ठीक है, ब्रैकेट में लिख दूंगा 9th रैंक इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्टिविटी व्हेन कंपेयर्ड विद पंजाब, हरियाणा। नाउ इट इज ब्रॉड इंट्रोडक्शन, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन के दोनों पार्ट्स को आपने एड्रेस किया है, कॉन्ट्रास्ट दिखाया है। ठीक है, यूपी फूड बाउल कैसे है भारत का? लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है फूड ग्रेन का, व्हीट का, ठीक है, राइस का सेकंड लार्जेस्ट है, न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी मिलेट्स में, ठीक है, पल्स वगैरह में, लीडिंग प्रोड्यूसर है फ्रूट्स और वेजिटेबल्स का, और प्रोसेस फूड, रेडी टू ईट फूड का अच्छा खासा स्कोप उत्तर प्रदेश के अंदर है, देयरफॉर इट कैन बी रिगार्डेड एज द फूड बाउल ऑफ इंडिया। ठीक है, लो प्रोडक्टिविटी यूपी के अंदर कैसे कैसे है? व्हीट, राइस, शुगर केन। क्यों व्हीट, राइस और शुगर केन? शुगर केन यूपी की की प्रोवो है, शुगर बेल्ट है पूरी की पूरी यहाँ की यूपी में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लेके बिहार तक। ठीक है, राइस व्हीट क्यों? क्योंकि राइस और व्हीट स्टेपल वो है भारत के जो है ना, पीडीएस के अंदर भी दिए जाते हैं, इसलिए राइस और व्हीट को हमने कंपेयर किया है। ठीक है, यूपी में प्रोडक्टिविटी कितनी है, दूसरे राज्यों में कितनी प्रोडक्टिविटी, कंपेयर किसके साथ करेंगे? जहां पे ज्यादा प्रोडक्टिविटी है। ठीक है, कितनी कितनी है टेबल फॉर्म में बता देंगे। क्यों? क्योंकि टेबल फॉर्म को वेरी इजी टू कॉम्प्रीहेंड फॉर एग्जामिनर, ठीक है, बहुत आसान होता है एग्जामिनर के लिए रीड कर पाना टेबल फॉर्म को। हिंदी में बता दिया भाई, ठीक है, हिंदी के लिए रीजंस क्या है लो प्रोडक्टिविटी के एग्रीकल्चर में। ठीक है, ब्रेनस्टॉर्म की बात है, बहुत सिंपल सी चीज है। ठीक है, आप लाइफ साइकिल अप्रोच पे जाओ, स्नेहल मैडम ने हमारे लेक्चर में बताया था, ठीक है, कि पॉइंट जनरेट करने के अलग अलग तरीके हो सकते हैं। एक हमने बताया तरीका होता है डायमेंशंस जनरेट करने के लिए, कि आप रिपोर्ट की जो डायमेंशंस है उनको याद कर लो, माइक्रो डायमेंशंस आप लिख लो सब्जेक्ट वाइज, पॉलिटी के अंदर कौन कौन सी है, इकोनॉमी के अंदर कौन कौन सी है, जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था। ठीक है, इसके अलावा एक होता है लाइफ साइकिल बेस्ड अप्रोच, लाइफ साइकिल के बेसिस पे भी आप पॉइंट जनरेट कर सकते हो। ठीक है, लाइफ साइकिल कैसे भाई? फसल बोने से पहले
फसल बोने के समय, फसल बोने के बाद। बोने से पहले क्या चाहिए? बीज। बीज से क्या लिख सकते हो? लो सीड रिप्लेसमेंट रेट। सीड रिप्लेसमेंट रेट बहुत कम है, ठीक है। पुराने सीड को ही यूज करते हैं फार्मर बार बार अगेन एंड अगेन, या फिर दे आर यूजिंग ग्रेन एज सीड। तो उसकी ईल्ड कैसे आएगी अगर वो हाई वैरायटी सीड्स को यूज नहीं करेंगे? कल्याण सोना, सोनालिका, IR8, IR64 राइस की वैरायटी को यूज नहीं करेंगे तो ईल्ड कम हो जाएगी। डेटा से जस्टिफाई कर दिया इस चीज को, ठीक है। टेक्नोलॉजी नहीं है, टेक इंटीग्रेशन नहीं करते हैं फार्मर। आज भी ट्रेडिशनल फार्मिंग प्रैक्टिसेस, सब्सिस्टेंस फार्मिंग निकल के आती है, उसी में करते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि गरीब भी है, इन्वेस्टमेंट नहीं है। उससे क्या होता है? क्रॉप प्रोडक्टिविटी। आपको जो उत्तर लिखना है वो लिखना है लो एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी। कारण क्या है? लो सीड रिटेंशन रेट। ये प्रोडक्टिविटी से कैसे लिंक्ड है? यील्ड पोटेंशियल को कम करता है। कारण क्या है? लिमिटेड यूज ऑफ टेक्नोलॉजी। लिंक्ड कैसे है? ये क्रॉप प्रोडक्टिविटी को कम करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? फ्रेगमेंटेड लैंड होल्डिंग। ये कैसे कम करता है? भाई छोटे छोटे खेत के जोत हैं, ठीक है, छोटे छोटे स्मॉल ट्रैक्ट्स ऑफ लैंड है जिनके ऊपर आप मशीन चला ही नहीं सकते, दे आर इकोनॉमिकली अनवाइबल टू ऑपरेट, ठीक है। कितने हैं? लास्ट एग्रीकल्चर सेंसस हुआ था, 65% फार्मर्स ऐसे हैं जिनके पास 0.7 हेक्टेयर या उससे कम का पर फार्मर लैंड एरिया है, इसलिए प्रोडक्टिविटी कम है। इरिगेशन एक्सपांशन का बहुत ज्यादा अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है। एक तरफ तो पानी दुनिया भर का है, ग्राउंड वाटर भी है, ट्यूबवेल भी है, वेल्स भी है, कैनाल नेटवर्क भी है। एक तरफ पानी के लिए मारामारी हो रही है, जैसे बुंदेलखंड, ईस्टर्न यूपी, पठारी क्षेत्र उत्तर प्रदेश का। एक्सटेंशन सर्विसेज या फिर क्रेडिट फॉर इन्वेस्टमेंट इन फील्ड वेरी लो है, ठीक है। आज भी भारत के 28% ऑफ फार्मर्स जो है वो इनफॉर्मल मनी लेंडर्स, साहू, इन सब के पास जाते हैं। बड़े बड़े जो जमींदार होते हैं इन सब के पास जाते हैं पैसा लेने के लिए, ठीक है। डेट ट्रैप में फंस जाते हैं बेचारे। हिंदी में लिख दिया। क्षमता सीमित हो जाती है, प्रौद्योगिकी का सीमित उपयोग, खंडित भूमि जोत, सिंचाई के लिए पानी का असमान स्थानिक वितरण, कृषि में निवेश कम, ठीक, ऋण तक अपर्याप्त पहुंच। रिफॉर्म्स कौन कौन से चाहिए? सबसे पहला, आप भूमि की उत्पादकता को बढ़ाओ, ठीक है। आप यहाँ पे ये भी लिख सकते हो, एक पॉइंट जो यहाँ पे मिस हो गया, इम्बैलेंस्ड यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स, इम्बैलेंस्ड यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स, ठीक है। NP के रेशियो से आप डिफाइन कर सकते हो। इससे होता क्या है? लैंड डिग्रेडेशन होता है, इसलिए प्रोडक्टिविटी घटती है भारत की, ठीक है। ये चीज आप लिख सकते हो, एक पॉइंट। लो एक्सटर्नल इनपुट सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, लीसा। ऑर्गेनिक फार्मिंग को प्रमोट करो भाई, फॉर बेटर सॉइल हेल्थ मैनेजमेंट। जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग को प्रमोट करो ताकि नेचुरल रीजनरेशन हो सके। रीजनरेटिव फार्मिंग को प्रमोट करो ना। Regenerative farming, need-based application of fertilizer, expansion of controlled irrigation infrastructure to reduce dependency on monsoon, माइक्रो इरिगेशन टेक्निक्स को लेके आओ, ठीक है। कैनाल नेटवर्क को आप और ज्यादा बढ़ाओ। लैंड कंसोलिडेशन कैसे? थ्रू कोऑपरेटिव फार्मिंग टू क्रिएट इकोनॉमीज ऑफ स्केल। दिस इज कॉल्ड द आर्ग्यूमेंट विद डेप्थ विद सुटेबल रीजनिंग। आपने ये नहीं लिखा कि लैंड कंसोलिडेट कर दो, कैसे करोगे वो आप देख लो, नहीं, आपने दोनों चीजें बताई। लैंड कंसोलिडेशन करो, ये आपका है रिफॉर्म्स नीडेड। कैसे करोगे? थ्रू कोऑपरेटिव फार्मिंग। और इससे होगा क्या? इससे इकोनॉमीज ऑफ स्केल बढ़ेगी, प्रोडक्शन कॉस्ट कम होगी, ओवरऑल फार्मर्स की रिसोर्स शेयरिंग होगी, ठीक है। इंप्रूव्ड एक्सेस टू क्रेडिट, किसान क्रेडिट कार्ड, PM किसान, ठीक है। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन, नीड बेस्ड एप्लीकेशन ऑफ फर्टिलाइजर बेस्ड ऑन सॉइल हेल्थ कार्ड, ठीक। मानसून पर निर्भरता कम करना, पैमाने की अर्थव्यवस्था, सहकारी खेती के माध्यम से भूमि समेकन, प्रौद्योगिकी तक बेहतर पहुंच, इनपुट का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन, ठीक है। निष्कर्ष क्या डाल लोगे? इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम, अशोक दलवाई कमेटी, डबलिंग फार्मर इनकम गोल। फर्दर रीडिंग क्या है? दो तरह की हो सकती हैं, पहले करंट अफेयर्स की बताई, अब स्टैटिक्स सुनो। प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स क्या है उत्तर प्रदेश का डेटा, GS6 की बुकलेट आ रही है हमारी, ठीक है, भागीरथ प्रेस के अंदर। लेक्चर भी शुरू हो रहे हैं आज से GS6 के लिए, ठीक है, देखिएगा आप, बहुत अच्छी बुकलेट है, ठीक है। कॉमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, पूरा GS6 आपको मिलेगा एक बुकलेट के अंदर अलोंग विद टॉपिक वाइज PYQs, ठीक है। टॉपिक वाइज आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन मिलेंगे, PYQ का, थीम वाइज PYQ का कंटेंट आपको मिलेगा उसके अंदर, ठीक है।
मध्य प्रदेश ने सरपास किया, ठीक है, वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट, इंडिया टुडे की रिपोर्ट, फर्दर रीडिंग के लिए, ठीक है, इसको रीड कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना 7th, कोऑपरेटिव फार्मिंग एंड यूज ऑफ ई टेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर इज द बेसिस ऑफ सस्टेनेबल एग्रीकल्चर इन इंडिया इन फ्यूचर, डिस्कस। चलिए, कोऑपरेटिव फार्मिंग कीवर्ड है, यूज ऑफ ई टेक्नोलॉजी एज द बेसिस ऑफ एग्रीकल्चर, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर इन फ्यूचर, डिस्कस करना है इसको, ठीक है। 8 मार्क का क्वेश्चन है, डिस्कस करते हैं। सबसे पहली चीज, जब भी क्वेश्चन के अंदर आपको 2 या 2 से ज्यादा की टर्मिनोलॉजी दी जाती है तो आप दोनों के लिए एक कॉमन इंट्रोडक्शन लिखने का ट्राई करेंगे, ये सबसे पहली चीज है। देखिए, जब भी क्वेश्चन के अंदर आपको 2 या 2 से ज्यादा की टर्मिनोलॉजी दी जाती है, की टर्म्स दी जाती हैं, तो आपको डेफिनेशन बेस्ड इंट्रो नहीं लिखना है, ठीक है। अगर लिखोगे तो ट्राई टू कीप इट शॉर्ट एंड कंसाइज, ठीक है। आपको डेफिनेशन नहीं लिखनी है, आपको ट्राई करना है कि आप एक ऐसा इंट्रोडक्शन लिखो जो दोनों की टर्मिनोलॉजी को एड्रेस कर दे, ठीक है। दोनों के लिए एक कॉमन इंट्रोडक्शन यू विल राइट, ठीक है। उसके बाद आप चाहो तो सेपरेट सब पार्ट बना सकते हो, ठीक है, या फिर जो डायग्राम हम बताते हैं वेन डायग्राम ऐसा, ठीक है, उसके अंदर आप दोनों को बता दो, ठीक है, कि क्या है। कोऑपरेटिव फार्मिंग भी दोनों की टर्म को एटलीस्ट एग्जामिनर को आप बता सकते हो। इंट्रोडक्शन में आप ट्राई कीजिए कि इसको कंसाइज रखें, ठीक है। हाउ कोऑपरेटिव फार्मिंग इज द बेसिस ऑफ सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, हाउ ई टेक्नोलॉजी इज द बेसिस ऑफ सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, और फिर कंक्लूजन, ठीक है। ये क्वेश्चन के सब पार्ट्स हैं आपके, ठीक है। चलिए देखते हैं क्या है। Cooperative farming and e-technology are the twin pillars of sustainable agriculture, empowering farmers through collective strength and cutting-edge innovation for greener, more prosperous future. देखो कितना अच्छा कोट है। आप क्या कर सकते हो, इसी कोट के शब्दों को हेराफेरी करके सब जगह यूज कर सकते हो एग्रीकल्चर के अंदर, ठीक है भाई। इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम एंड रीजनरेटिव फार्मिंग आर द ट्विन पिलर्स ऑफ सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, एम्पावरिंग फार्मर्स थ्रू कलेक्टिव स्ट्रेंथ, ठीक है। इस तरीके से लिख सकते हो आप इन्हीं को कोट्स को वो करके, ठीक है। फिर क्या है, कोऑपरेटिव फार्मिंग आप डिफाइन करो सेपरेट सब पार्ट बना के। क्या है कोऑपरेटिव फार्मिंग, कलेक्टिव फार्मिंग मॉडल, जिसमें क्या होता है, स्मॉल स्केल फार्मर्स कमिंग टुगेदर टू पूल द रिसोर्सेज, शेयरिंग ऑफ कॉस्ट एंड वर्किंग टुवर्ड्स कॉमन गोल। सेल्फ हेल्प ग्रुप की डेफिनेशन कैन बी मोल्डेड टू राइट कोऑपरेटिव फार्मिंग डेफिनेशन। ई टेक्नोलॉजी का यूज, क्या यूज है भाई, रिमोट सेंसिंग, ड्रोन, जीपीएस गाइडेड मोबाइल डेटा एटसेट्रा का यूज इन एग्रीकल्चर, ठीक है। नाउ इट डिपेंड्स अपॉन द यू कि आप इसको डायग्राम के फॉर्म में दिखाना चाहते हो मोनोटोनी ब्रेक करने के लिए उत्तर की, या फिर आप इसको सिंपल एक्सप्लेन करना चाहते हो, ठीक है। हमने दोनों तरीके से आपको बताया है। देखो, कोऑपरेटिव फार्मिंग में रिसोर्स पूलिंग, कलेक्टिव बार्गेनिंग, लैंड पूलिंग, सॉरी कंसोलिडेशन तो होगा लेकिन लैंड पूलिंग के थ्रू होगा। ई टेक्नोलॉजी में क्या क्या है, किसान एसएमएस ऐप है, वेदर बेस्ड इंफॉर्मेशन है, रिमोट सेंसिंग, जीपीएस, ई नेम है, ठीक है। इस तरीके का डायग्राम आप बना सकते हो। नेक्स्ट कमिंग फॉर द शेप, देखिए मोनोटोनी उत्तर के अंदर कैसे हटाई जाती है। आपको 2 चीज दिखानी है, आप ऐसे डायग्राम भी बना सकते हो, कोऑपरेटिव फार्मिंग, ई टेक्नोलॉजी। कोऑपरेटिव फार्मिंग 3 पॉइंट आप यहाँ पे लिख दो, 3 पॉइंट आप यहाँ पे लिख दो, इसको बॉक्स कर दो, ठीक है। इस तरीके से भी आप डायग्राम दिखा सकते हो, ठीक है। चलिए देखते हैं कोऑपरेटिव फार्मिंग सस्टेनेबल एग्रीकल्चर का आधार कैसे है। रिसोर्स शेयरिंग टू रिड्यूस इंडिविजुअल फार्मर कॉस्ट, इंप्रूविंग द प्रोडक्टिविटी, पूलिंग ऑफ रिसोर्स सच एज फर्टिलाइजर, नॉलेज एंड मशीनरी। ये भी लिख सकते हो, शेयरिंग ऑफ बेस्ट फार्मिंग प्रैक्टिसेस। बेस्ट फार्मिंग प्रैक्टिसेस इज ए कीवर्ड, ठीक है। गुड एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस जैसे कीवर्ड है, गैप, गुड एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस, शेयरिंग ऑफ गुड एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस, बेस्ट फार्मिंग प्रैक्टिसेस अमंग फार्मर्स, ठीक है। इंक्रीज द बार्गेनिंग पावर फॉर बेटर प्राइस फेचिंग, ठीक है, कटिंग आउट मिडिलमैन, इंप्रूव्ड एक्सेस टू फॉर्मल फाइनेंसिंग थ्रू सोशल कैपिटल एज कलेक्टिव कोलेटरल, सेम एज सेल्फ हेल्प ग्रुप, इफेक्टिव रिस्क मैनेजमेंट, रेजिलियंस। इससे क्या होगा, स्टेबिलिटी होगी, स्टेबिलिटी होगी फार्मिंग सिस्टम्स की, फार्मिंग ऑपरेशंस की। इसलिए कोऑपरेटिव फार्मिंग आधार है सस्टेनेबल एग्रीकल्चर का, ठीक है। लागत कम होगी, उत्पादकता में सुधार लाने के लिए संसाधनों को साझा करना, बेहतर कीमत, औपचारिक वित्त पोषण, ऋण तक बेहतर पहुंच और इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश, रिस्क मैनेजमेंट और रेजिलियंस, ठीक है। रेजिलियंस नहीं है, रेजिलियंस होगा ये,
ठीक है, बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि इसमें लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट पार्ट क्या है इसी क्वेश्चन का, हाउ ई टेक्नोलॉजी इज द बेसिस ऑफ सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, यही है। क्या होगा, ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज टू प्रिसिशन एग्रीकल्चर, अगेन नीड बेस्ड एप्लीकेशन ऑफ फर्टिलाइजर, ठीक है, ड्रोन दीदी, स्मार्ट इरिगेशन टेक्निक्स, आईओटी इनेबल्ड डिवाइसेस, सोइल सेंसर्स, प्लांट सेंसर्स, वेदर के बेसिस पे सोइल मॉइस्चर लेवल का बिग डेटा एनालिसिस करने के बाद वो बताते हैं कि कितना इरिगेशन डालना है, कितना नहीं डालना है। एग्जाम्पल क्या डाल सकते हैं यहाँ पे, इजराइल की केस स्टडी डाली जा सकती है यहाँ पे, इजराइल की वर्टिकल फार्मिंग, ठीक है, रियल टाइम क्रॉप मॉनिटरिंग यूजिंग ड्रोन एंड सैटेलाइट डेटा, और फिर डेटा का इकट्ठा करके क्या करोगे, डेटा एनालिसिस करोगे, बिग डेटा एनालिसिस फॉर इन्फॉर्म डिसीजन मेकिंग, ठीक। एनर्जी कंजम्पशन सोलर पावर सिस्टम चलेंगे पीएम कुसुम के अंदर। इससे क्या होगा भाई, पीएम कुसुम के अंदर फार्मर अपनी खुद की जो ट्यूबवेल है उसको चला सकता है, इसके अलावा जो एक्सेस बिजली है उसको बेच भी सकता है, तो फार्मर के लिए एडिशनल इनकम सोर्स होगा। अगेन अगर एडिशनल इनकम सोर्स होगा तभी तो वो इन्वेस्ट कर पाएगा फील्ड के अंदर, अदरवाइज कहां से करेगा, ठीक है। इस तरीके से 3 से 4 पॉइंट लिखे जा सकते हैं। कंक्लूजन में क्या होगा, कंक्लूजन भी जब आप कॉमन ही लिखोगे, अशोक दलवाई कमेटी लिख दीजिए या फिर कीवर्ड लिख दीजिए कंक्लूजन के अंदर, ठीक है। फर्दर रीडिंग्स क्या है, हाउ एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी टू ट्रांसफॉर्म इंडिया इनटू ए फार्मिंग पावर हाउस, फार्मिंग पावर हाउस एक कीवर्ड है आपके लिए, ठीक है। ई टेक्नोलॉजी मैकेनिज्म टू बूस्ट एग्रीकल्चर सेक्टर, हाउ उड़ीसा इज लेवरेजिंग टेक्नोलॉजी टू इंश्योर फूड सिक्योरिटी, कीवर्ड है। एग्री स्टेट भारत सरकार का डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, सजेस्टेड रीडिंग्स के लिए आप इसको रीड कीजिए, ठीक है। तो अगेन ठीक है, रीइटरेटिंग द पॉइंट, भागीरथ प्लस के अंदर हम ये सभी चीजें बताते हैं, ठीक है, किस किस तरीके से आपको आंसर की अप्रोच करनी थी, ठीक है। लाइव आंसर राइटिंग सेशन हम लोग करते हैं, ठीक है, आपको दिखा देते हैं, चलिए देखिए, देखो आप, जब ये मॉडल आंसर का डिस्कशन हुआ, लाइव इवैल्यूएशन सेशन जब हमारे चले, तब हमने पूरा मॉडल आंसर डिस्कस करके बताया कि पूरा आंसर लाइव में लिख के दिखाया था बच्चों को, ठीक है, कैसे लिखते हैं। देखो अगेन वही चीज है, पूरे सब पार्ट उनको बताए, कीवर्ड के बेसिस पे आइडेंटिफिकेशन करके उसका ऑर्गेनाइजेशन बताया, कैसे ऑर्गेनाइज कर सकते थे, किसको कितना वेट देना था, देखिए कंक्लूजन कैसे करना था, ठीक है, देखो पूरा बताया गया है, ठीक है, लाइव आंसर राइटिंग सेशन के अंदर, ठीक है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स इंग्लिश में नहीं हिंदी में भी बताते हैं, देखिए आप, देखो उत्तर प्रदेश कैसे खाद्यान्न का कटोरा है, कम उत्पादकता कैसे कैसे है, कारण क्या है, सुझाव क्या है, निष्कर्ष क्या है। परिचय में आप क्या बताओगे, ये बताओगे उत्पादकता कम क्यों है, उत्तर प्रदेश खाद्यान्न का कटोरा कैसे है, डायग्राम, ठीक है, कारण क्या क्या है, सुझाव क्या क्या होंगे, निष्कर्ष क्या क्या होगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम भगीरथ प्लस के अंदर पूरा सब कुछ आपको बताते हैं, ठीक है। ये मॉडल आंसर डिस्कशन, ठीक, चलिए